माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए, आज वो घड़ी आई गई है। देखिए, फाइनली ही आपका 10वीं का पेपर सोल्व हो चुका है। तो आपका जो पेपर का कोड है 801 BA। अगर जिन बच्चों का है तो एनालाइज कर लीजिएगा कि कितने सही हैं, कितने हमने गलत करे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ समझाने वाला हूं। देखिए, जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ पेपर छपकर वही आया है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। किसी एक बच्चे का मैंने लिया है, इसका पेपर का कोड है 801 BA। तो अगर इन बच्चों किसी का बच्चे का BA हो तो अपना एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा सब कुछ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। आपको देखिए, अब मैं एक एक सवाल से लेकर शुरुआत करूंगा लास्ट तक। तो यानी कि एक एक सवाल को समझाऊंगा, एक एक सवाल को। आप प्लीज कमेंट जरूर करें कि कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। सही है, तो चलिए पहला ही सवाल देख लेते हैं इस वीडियो का। तो पहला है खंड ए। इसमें है आपके देखिए ऑब्जेक्टिव आते हैं जो OMR शीट पर भरे जाते हैं। आपको OMR शीट पर भरने होते हैं। अब इसमें पहला जैसे क्वेश्चन है, धुर स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखिए, मैंने इतनी जोर दिया था, ये कितनी बार आया था। मैं कह रहा हूँ इससे तो रट लो भाई साहब, दिमाग में छाप लो। ये आपको बिल्कुल ऐसे हूबहू ऐसे ही मिलेगा। उसमें चारों ऑप्शन दिए हुए थे इसी तरीके से। तो इसमें था धुर स्वामिनी नाटक के लेखक हैं कौन? निराला जी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामकृष्ण दास। तो इन चारों में से जो राइट आंसर, जिस बच्चे ने अगर देखो राजेंद्र प्रसाद लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। अगर जिस बच्चे ने देखिए और लगाए तो प्लीज़ इस नंबर को अपना काउंट ना करें, एक नंबर आपका कट जाएगा। तो बच्चे आप प्लीज़, मैं 20 के 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आपको प्लीज़ ध्यान देना है कि इसमें कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं। जितने गलत हैं, कितने सही हैं, आप कमेंट्स प्लीज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले का समझ में आया। तो धुर स्वामिनी के जो नाटक के लेखक हैं, यानी कि धुर स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं प्यारे बच्चों, कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैंने इसका महाकाव्य भी बताया था। सही है, सब कुछ बताया था आपको इसके बारे में। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। ये करा प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में रहा है। यानी कि जो प्रेमचंद है उनका जो महत्व रहा वो किस रूप में रहा? उपन्यासकार के रूप में रहा था, या फिर कवि के रूप में रहा था, या निबंधकार के रूप में रहा था, या नाटककार के रूप में रहा था। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे कौन थे? पता, उपन्यासकार थे, कवि थे, निबंधकार थे, नाटक थे। तो आपको अगर आपने देखिए प्यारे बच्चों इसका ए आंसर लगाया है उपन्यासकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा, अपने आप को चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तो एक मार्क्स आप अपना जोड़ सकते हैं। समझ में आ गई? तो चलिए, इसका मतलब जिस बच्चे ने लगा देखिए ए लगाया है तो इसका मतलब बिल्कुल सही लगाया, उसका एक मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या करा, रानी केतली की कहानी के लेखक है। देखिए, मैंने कितनी बार बताया था, इस पर बल दिया था प्यारे बच्चों, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। रानी की केतली के लेखक हैं, रानी की केतली के लेखक हैं। ये मैंने आपको सन भी दिखाया था, ये 6-7 बार आ चुका है, तो इस बार भी आपको देखने को मिला है। तो चलिए प्यारे बच्चों समझ लेते हैं, रानी की केतली के लेखक कौन है? बंग महिला, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, या इंशाअल्लाह खां। तो तीसरे का बताइए राइट आंसर। तीसरे का राइट आंसर जो बच्चों है सीधा सीधा सा है, इंशाअल्लाह खां। बहुत बार रिपीट कराया था। और देखिए इस बच्चे ने सी ही लगा रखा, देखिए हल्का सा निशान लगा रखा इसने। इसका मतलब ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा। एक मार्क्स कंप्लीट उसका हो चुका है। अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ, ये है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। यानी कि गद्य की एक विधा नहीं है, बताइए कौन सी? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो जिस बच्चों ने, अगर प्यारे बच्चों इसमें देखो ये करा विधा नहीं है, ध्यान रखना, नहीं नेगेटिव पॉइंट रखा है इसमें, तो नहीं है। यानी कि महाकाव्य क्या नहीं है? महाकाव्य एक गद्य की विधा नहीं है। और बाकी ये सारे हैं नाटक, उपन्यास, एकांकी। क्लियर? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपको कितने सही हैं, कितने गलत है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना है। वीडियो कैसी लगती है वीडियो लाइक जरूर करके बताएं। अब आगे देख लेते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 5 स्टार बना के इसको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इसको ध्यान रख लो, माइंड में रख लो। एक धुर स्वामिनी और एक ये सही है। एक मैंने फिर बताया था आपको रानी की केतली। तो मैं कह रहा हूँ वो लगभग सारे क्वेश्चन वो छपे मिले हैं जो हम चाहते थे। तो चलिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री लाल शुक्ल, या लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए इस बच्चे ने जो प्यारा, किसी बच्चे ने जिसके भी है ये, उसने सी मारा। सी बिल्कुल गलत है, इस बात का ध्यान रखना, सी नहीं है। जिस बच्चे ने अगर डी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, लाला श्रीनिवास दास। यानी कि इसके परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास
दास हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है, देव, भूषण, केशव या मतिराम। तो इनमें से कौन है, चारों में से फटाफट बताइए। आप पेपर देख आए हैं, उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो छठे का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, अर्थात रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं केशव दास हैं। तो छठे का समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको एनालाइज करना है कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं। आ गया है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है। देखिए तार सप्तक का मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर इसके प्रकाशन बूझे तो 1943 बताया था। 3 प्रकाशन है, स्टार्टिंग में इसकी 1943 था। तार सप्तक में लेखक भी बताए थे कितने होते हैं, 4, 10, 7, 7 यानी 7 या 100। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान पेपर आया है। इसमें अगर बात करूँ तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा का, इसका होगा 7। देखिए सप्तक में मैंने बताया था, सप्तक में से और ये भी से, ये ट्रिक बताई थी। सप्तक माने 7, तो 7 ही लेखक कौन होते हैं, कवि। तो तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित हैं, 7। अगर इसके कब प्रकाशित हुई थी पहली बार में 1943। समझ में आ गई। मैंने इसके लेखक भी बताया था। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ईजी। अगर आपने थोड़ी सी वीडियो मेरी ध्यान से देखी होंगी तो एक एक सवाल आप कर भी रहे होंगे। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जिस बच्चे ने, प्यारे बच्चे किसी का है ये, उसने ए लगाया, तो ए अगर जिस बच्चे ने लगाया तो देखिए बिल्कुल गलत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है इसका आंसर। ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी इस द्विवेदी युग के नाम पर पड़ा। समझ में आ गई। तो चलिए अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, कौन, शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो जिस बच्चे ने, देखिए इस बच्चे ने सी लगाया है, बिल्कुल गलत। आपको मैं बता दूं कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं 9 के डी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस बच्चों ने डी लगाया बिल्कुल करेक्ट, और बाकी और कुछ और लगाया तो प्यारे बच्चों आपका 1 मार्क्स यहाँ कटता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने ये रहा है, 11 बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो आपको देखिए इससे आसान तो शायद मैं कह रहा हूँ कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बच्चों के साथ एंजॉय करा है। अगर जिस बच्चे ने कुछ और लगा दिया तो बकवास है भैया, आपकी तैयारी देखो बेकार गई। ये आपने इतने साल से क्या करा मुझे नहीं पता, बट सबसे आसान सवाल इस पेपर का यही रहा है। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना करी, बताइए, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी। आप सभी को पता है जो बिहारी लाल जी थे कवि थे, और वो किस ब्रज भाषा में गाया करते थे, अर्थात 10 का कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, हास्य रस के स्थायी भाव है। तो ये तो बहुत सिंपल सा, हास्य मन हास, तो ये मैंने बताया था, ये तो सीधे से है, इसमें तो सीधा सीधा आपका आंसर आता है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। सही है। चलिए आगे देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो बताइए प्रत्येक चरण में तो कितनी, 11, 13, 16, 24। तो कह रहा चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। समझ में आ गई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर 12वें का आंसर देखा जाए तो 12वें का जो आंसर है प्यारे बच्चों क्या है, बी यानी कि 16 करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा पीपर, पात, सरिस, मन, डोला पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो बताइए 13 का क्या होगा, 13 का जो राइट आंसर होगा ये होगा पीपर, पात, सरिस, मन, डोला पंक्ति में अलंकार है, उपमा। क्या है, उपमा। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने वीडियो देखी तो मैं कह रहा हूँ एक एक सवाल आपका करेक्ट जा रहा होगा, एक भी सवाल गलत नहीं जा रहा होगा प्यारे बच्चों। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि नेक्स्ट, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी जो है उसमें प्रयुक्त कौन सा समास है, द्विगु, द्विंदु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो बताइए 14 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचानने हो, जो बच्चा ए लगाएगा फटाफट अपना 1 नंबर जोड़ लो फटाफट। देखिए इस बच्चे ने सी लगाया जो बिल्कुल गलत है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 है। यार गंगा का पर्यायवाची है। तो सूर, गगन, जलयान या सूरसरी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची है सूरसरी, अर्थात 15 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सही है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अभिमान में जो उपसर्ग है, उपसर्ग है वो कौन सा है, ए, अप,
अभी या अनु, बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, तो इसमें से बताइए, फटाफट बताइए भाई। आपने तैयारी करी है, आपका अब तक आंसर आ जाना चाहिए। तो 16वें का कौन सा होगा? 16वें का बी, बिल्कुल अभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात 17वां, तत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 17वें का जिस बच्चे ने, देखिए पहले ऑप्शन देख लेंगे, तेन, तो, तस्में, तस्य। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें जो होगा 17 का बिल्कुल सी, अर्थात तत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति जो है एक वचन पुल्लिंग का रूप है तस्में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आगे क्या है देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगला है आपके सामने, तत्परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, 2, 4, 3, 7। तो इसमें कौन सा है राइट आंसर? तो आपने अगर राइट आंसर बिल्कुल ए लगाया तो बिल्कुल सही है, और बाकी आपका आंसर नहीं है। समझ में आ गई? तो यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, कर्तव्यवाच में प्रधानता होती है, बताइए, क्रिया की, कर्म की, कर्ता की, भाव की। तो इसमें से आपका देखिए राइट आंसर, मैं कह रहा हूँ एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक ऑब्जेक्टिव इतने ध्यान से पढ़ाए थे, मैं कह रहा हूँ आपने ऑब्जेक्टिव ही कर लिए तो लगभग पेपर तो आधा हाथ आ जाता है। क्योंकि और बाकी पेपर आप जैसे जीवन परिचय हो गई, निबंध हो गई, एप्लीकेशन हो गई, या आपका खंड काव्य हो गया, गद्यांश हो गया, ये चीज़ें आप बिना पढ़े भी इसकी ट्रिक बताई थी किस तरीके से पास हो सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो आपको पढ़ के जाना ही था। तो चलिए, आपको 19वें का कौन सा लग रहा? 19वें का बी, बिल्कुल कर्ता की, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है हमें 20, जो आपके ओमार शीट पर भरे जाने थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए? शब्द, पद, वाक्य या अक्षर? देखिए ये तो पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा कि इसमें अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो क्या है? अक्षर, अर्थात 20 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमने खंड बैक एक देख लिया, अब खंड बै देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आगे खंड बै क्या नंबर का है, देखिए आपको 50 मार्क्स का है। अब इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यह है दूसरी बात, तो इस बात से विचारने है कि यह संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग एवं जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सबकी विभिन्नता पाई हुई, उन्हीं सब में से एकता। देखिए ये सब मैंने अच्छे से कराया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो इसका गद्यांश बहुत प्यार से आपने लिख भी दिया होगा। हमारे देश की प्रेरणा क्या है, ये बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें से छाँट कर लिख दिया होगा, उम्मीद है, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा इसमें है नहीं। देखो यहाँ साफ साफ लिख रहा का प्रेरणा, कह रहा हमारे देश का प्राण क्या है, तो ये रहा संस्कृति या सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन इसमें से निकल कर ही आ रहा है। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत सिंपल है, अपनी भाषा में थोड़ा सा इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। सही है। अब अगला भी देखो मैंने कितने ध्यान से पढ़ाया था। मैं कह रहा हूँ एक भी पदनाश बाहर नहीं गया। देखिए ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, मैंने आपको बताया था, इसी सब से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर से लिया गया है। और मैंने आपको लेखक भी बताया था, मैंने A to Z, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो चलिए इस बात को ध्यान से देख ले देंगे, उम्मीद है ये भी अच्छे से आप कर पाए होंगे। देखिए ऊपरी गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, मनुष्य दुख क्यों भोगता है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ईर्षा घर बना लेती है, उन चीज़ों से आनंद नहीं उठ पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तु से दुखी हो उठता है। क्लियर। यानी कि दुख क्यों है, क्योंकि ईर्षा उसके घर में मन बना लेती है, जो उसके पास है उसी से परेशान रहता है, उससे वो खुश नहीं हो पाता, वो लालसा रखता है, जिसके कारण वो दुख भोगता रहता है। मैंने आपको बताया था अपने शब्दों में इन्हीं से निकाल के बनाया जा सकता है। रेखांकित व्याख्या कर ली होगी। चलिए उम्मीद है ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश के बासी, मधुबन कही सुमुझ सोदे, भुजती सांझ ने हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी, केसो बरन भेष है केसो, कही रस में अभिलाषी। क्लियर। तो चलिए इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, वीडियो भी बनाई थी, कई वीडियो बनाई थी, और आपको बताया था प्लीज़ बच्चों इनकी तैयारी कर लो, क्योंकि थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज पर थोड़ी सी पढ़नी होती है, थोड़ा सा पकड़ना होता है, बाकी तो इसमें सब कुछ निकल ही आता है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है ये भी अच्छे से आप कर लेंगे। अथवा
अब चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर स्वतंत्र, जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इन्होंने वीरों के ऊपर लिखा है। क्लियर, ये बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। तो चलिए ये क्वेश्चन का आपने इस बहुत अच्छे से लिख दिया होगा कि हमारी जो काव्य से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी। कवयित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? बहुत अच्छे से साफ साफ लिखा है। वीरों की हमारी क्या है, वीरों की जो देश पे स्वतंत्र हुए हैं, जो देश के लिए मर मिटे हैं, उन्हीं की समाधि के बारे में जिक्र हुआ है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। रेखांकन की व्याख्या आपने कर दी होगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या हमारा आया हुआ है या नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे करा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ले कितना आसान है, लो जी लो। इसकी तो मैंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्धने मानव जीवन संस्कृत तो ऐसा यथा साम नवा नव विचारधारा स्वीकारते। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं कह रहा इससे आसान तो शायद मैंने भी कहीं पेपर नहीं देखा। इस साल तो ऐसी ज़्यादा ही आया। देखिए ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इयम नगरी विविध धर्माम संगम स्थली, यानी कि प्रयागराज वाले की बात कर रहे हैं। जो हमारा कौन सा था, शायद पहला दूसरा चैप्टर ही है, उसी की बात कर रहे हैं। सही है, क्लियर। अच्छा जी, चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए संदर्भ पदार्थ में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ये तो इजी है, इनमें तो कोई वाली बात नहीं है, इनमें तो कोई बताने वाली ज़्यादा बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या करा है? पाँचवा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बताइए इनमें से जो आपके ज़िले के अकॉर्डिंग है आपने दे दिया होगा, उम्मीद है। उसमें से मुझे ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये तो आपने खुद ही करा होगा, क्योंकि जो ज़िले जो बच्चे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये ना निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको जीवन परिचय के साथ साथ उनका प्रमुख रचना भी लिखनी है। अगर जीवन परिचय लिखोगे तो 3 नंबर, उनकी रचना लिखोगे तो 2 नंबर, टोटल मिलकर हो जाएंगे 5 नंबर। तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र और जयशंकर प्रसाद। लोग कितना आसान है, मैंने आपको बताया था। देखो इसको लिखने का तरीका भी बताया था, आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको A to Z कॉपी में किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर लिखा जाता है वो बताया था। देखिए इसके बारे में बताया था, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ एक भी बाहर नहीं गया जी, एक भी बाहर नहीं गया। चलिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचना को लिखे। बहुत सिंपल है, लो तुलसीदास और महादेवी वर्मा। हाँ इसे मैंने नहीं करा, परंतु इन दोनों में से तो आ गया, परंतु हमें तो इन तीनों में से केवल एक करना था। लोग कितना आसान है। मैंने आपको इसके तरीके भी बताए थे, किस प्रकार से लिखा जाता है, जीवन परिचय को लिखने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से पूरे 5 के 5 मार्क्स पा सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है बहुत अच्छे से एक एक पेपर भी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ के आए होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अपने भाई की, अच्छा ये है आप अपनी पाठ्य पुस्तक में खंड कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में आया। ये तो आपने कर दिया होगा, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगले, अपने भाई की शादी में आमंत्रित पत्र के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे या 2 दिन का अवकाश के लिए प्रधान। लोग कितना आसान है, ये तो 5वीं 6वीं में आते हैं, 7वीं 8वीं में। देखिए देखो है मजाक नहीं है, बिल्कुल पेपर इतना आसान है, शायद इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। 4 नंबर बिल्कुल आपने प्राप्त कर लिए होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ये अगर निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना। चलिए ये तो देखिए बहुत चंद्रशेखर के आशीर भूमि, ये तो आप सिंपल है। चलो इन्हें तो छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय निबंध पर निबंध लिखिए। विषय पर निबंध, देखिए इस पर मैंने आपको किस किस पर कराया था। मैंने आपको देखिए कितनी बार समझाया था। साहित्य और समाज पर समझाया था, स्वच्छ भारत अभियान इस पर समझाया था, एक लोकतंत्र में मतदान की गणना ये तो नहीं समझाया था, मेरा प्रिय कवि ये मैंने बताया था, नारी सशक्तिकरण ये बताया था। तो कितना आसान पेपर आया है। उम्मीद है देखो अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, मैं कह रहा हूँ आपने इसमें से लगभग मैं कह रहा हूँ 67 68 70 में से अगर नहीं लाए तो देखो बेकार है। आपने तैयारी अच्छे से करी होगी, मुझे उम्मीद है। बहुत बच्चों ने मेहनत करी है, बहुत बच्चे ने वीडियो देखी है, जो वीडियो देख के गए हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, तो उम्मीद है लगभग सारे इक्वल करके आए होंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जो भी आपका प्यारे बच्चों विषय का पेपर है उसी की मैं वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहता है उन वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें प्लीज़।